नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल, उत्तराखंड के सीएम धामी भी मीटिंग में मौजूद। उत्तराखंड में स्टेडियम नेम चेंज पर हाई हुआ पारा, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे पार्टी नेता, आंदोलन की भी दी चेतावनी। रुद्रपुर के साहिल ने उत्तराखंड का नाम किया रोशन, यूनाइटेड नेशन के IIM SAM के बने राजदूत, क्षेत्र में खुशी की लहर, बधाई देने वालों का लगा तांता। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले पानी बिजली की समस्याओं का करें समाधान। उत्तराखंड में बदला मौसम, पहाड़ों में बारिश के आसार, कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, आकाशीय बिजली चमकने की संभावना। खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के 4 प्रमुख स्टेडियमों के नाम बदलने के फैसले का तीखा विरोध करते हुए आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कांग्रेस नेताओं से एलर्जी के चलते ये कदम उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि महाराणा प्रताप, राजीव गांधी, मनोज सरकार और वंदना कटारिया जैसे नामों को हटाना दुर्भावना से प्रेरित है। कांग्रेस इन स्टेडियमों पर धरना देगी और राज्यपाल से मुलाकात कर विरोध दर्ज कराएगी। साथ ही देहरादून में रिस्पना और बिंदल नदियों पर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया। राज्यपाल के अध्यादेश से हुआ है, उनकी स्वीकृति से हुआ है, तो हम आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे पूर्व PCC प्रेसिडेंट है और पूर्व हमारे CLP लीडर है, हमारे सीनियर विधायक है, उनके नेतृत्व में हम समय मांग रहे हैं राज्य के महामहिम राज्यपाल से। उनसे हम मिलकर के इसका विरोध करेंगे। इसी के साथ इन तमाम परिसरों में हम प्रदर्शन, धरना और घेराव के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये हमारा बड़ा मुद्दा है राज्य का। इस मुद्दे में हम प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतर करके भी सरकार का विरोध, ये जो चारों खेल जो स्टेडियम है इनके नाम जो परिवर्तित किए गए हैं, इनके लिए हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर निवासी साहिल ने महज 30 साल की उम्र में उत्तराखंड का नाम विदेश में रोशन कर दिया है। साहिल यूनाइटेड नेशन के IIM SAM के राजदूत बने हैं। इससे पहले वो 27 साल की उम्र में स्टेट ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा के प्रधानमंत्री लुइस जॉर्ज टिन के सलाहकार बने थे। यूनाइटेड नेशन में राजदूत बनने वाले साहिल पहले भारतीय हैं, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। साहिल की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। साहिल इससे पहले मॉडल यूनाइटेड नेशन के डेलीगेट रह चुके हैं। वर्तमान में उनका परिवार ग्रीन पार्क में रहता है। साहिल खुद दिल्ली में रहते हैं। यूनाइटेड नेशन के राजदूत बनने के बाद शहरवासियों में खुशी का माहौल है। देखिए, 2 डिपार्टमेंट है। मेरा सबसे मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरा है UNSDG। तो जो मेरा मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें हम लोग अलग अलग देशों के साथ अपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, अपने डिप्लोमेटिक मिशन, जिसको आप एम्बेसी के रूप में इंडिया में जानते हैं। हम अपने डिप्लोमेटिक मिशंस खोलते हैं, अपनी पार्टनरशिप करते हैं गवर्नमेंट के साथ क्लोजली, एक कॉपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट साइन करते हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ। और आगे उसी तरीके से आगे हम लोग जो मेन मुद्दे हैं UN के 18 SDGs हैं, पॉवर्टी, वुमेन हंगर, इस तरीके से इनके साथ काम करते हैं हम लोग। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के MVN, मंडी परिषद और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में विधायक सुमित हृदय ने विधायक निधि से पूर्ण हुए कार्यों का शीघ्र लोकार्पण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, विद्युत और जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पीडब्ल्यूडी विभाग से जो 10 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव जो भी पारित हो चुके हैं और 10 करोड़ के जो अन्य उन्होंने मुझसे मांगे हैं, उस विषय में भी मैंने बात करी किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और संपूर्ण जो विकास है शहर का, उसके लिए पूरी एक चर्चा हुई, सूक्ष्म चर्चा हुई। लेकिन अधिकारियों का समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है, तो इसलिए मैंने सूक्ष्म समय में जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं और विकास के प्रति जो हम लोग की सोच है जिसको आगे बढ़ाना है, उसके उन विषयों पर बात करें। शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ग्राम जस्सा गांजा में जनता दरबार शिविर में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम से नाराज रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने की भी बात कही है। शिविर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खनन वाहनों से निजात दिलाने के मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि शिविर में आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर मौजूद अधिकारियों से करवाया गया और अन्य समस्याओं के समाधान के निर्देश शीघ्र करने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। हम लोग अभी सभी तहसीलों में एक एक जन सुनवाई शिविर बहुउद्देशीय लगा रहे हैं। उसमें पिछले सप्ताह बेलपड़ाव कालाढूंगी में कैंप लगा था, इस बार रामनगर जस्सा गांजा में कैंप लगा है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, नलकूप इत्यादि से संबंधित, वो समस्याएं यहाँ भी रही हैं काफ़ी। और एक माइनिंग से रिलेटेड जो वाहन चलते हैं आबादी की रोड पर, उसकी समस्या भी प्रमुखता से गांव वालों ने रखी है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ रहे सभी विभागों के, तो उनको हमने समाधान के लिए निर्देशित किया है। साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका मौके पर समाधान किया जा सकता था, उनका मौके पर भी समाधान किया है। रुद्रपुर में गांधी पार्क के पास नगर आजीविका केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आजीविका केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी देखा। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रदेश भर में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा हमारे बहनों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शहरी आजीविका मिशन के तहत हम लोग हमारे अपने सेंटर से बहनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यहाँ से जूट के बैग बनाना, जूट से अन्य वस्तुएं बनाना, फ्लावर बनाना, पोट बनाना, इसके साथ साथ एपन कला पे काम करना और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की सिलाई कढ़ाई का भी ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जा रही है। आज मैं वहां पर पहुंचा था, वहां पर सारे उनको मैंने ट्रेनिंग जो बहनें ले रही उनको देखा, उनसे मिला और मैंने मौके पे ही उनके लिए जो उनकी मार्केटिंग करने के लिए शहर के सबसे बड़े ड्रेस व्यवसायी जिम्मी को मैंने बांगा को वहां बुलाया और उनकी ड्रेस बनाने का भी काम आज हमने उन बहनों को दे दिया है। वो कपड़ा प्रोवाइड कराएंगे, सामान देंगे और हमारी बहनें सिल के उनको देंगी। लोहाघाट में शुक्रवार को महिला मोर्चा के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च मीना बाजार चौराहे से होता हुआ गांधी चौक पहुंचा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कैंडल रखकर सभी ने मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। ब्लॉक प्रशासक विनीत फरत्याल और जिला पंचायत प्रशासन ज्योति राय और महिलाओं ने आतंकवादी घटनाओं को कायराना करार देते हुए कहा, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को उनके ठिकानों को पाकिस्तान के भीतर घुसकर निशाना बनाते हुए बहनों के सिंदूर का बदला लिया, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को धन्यवाद देते हैं।
ऊधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां इस्लाम नगर निवासी सैफ अली की दुर्घटना के दौरान मौत हो गई और उसकी 8 वर्षीय बहन घायल हो गई। बता दें कि सैफ अपने घर के दरवाजे लेने जा रहा था, तभी चकरपुर में सड़क हादसा हो गया जिससे युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घायल को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रैफिक एक्सीडेंट होने से मृत अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे, तो जिसका हमने ईसीजी किया तो वो मर चुका था यहाँ अस्पताल में आने से पहले ही। अभी मैंने उनका पोस्टमार्टम किया है, अंदर बहुत सारी चोट है। बस मृत अवस्था में हमारे पास आए थे, हमने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट पुलिस को दे दिया गया है और जो बॉडी थी वो उनके परिजनों को उनके ओवरहेंड कर दिया गया है। घर का इकलौता बारिश था ये। इसके पिताजी का इंतकाल अब से 4-5 साल पहले हो चुका था। इसकी एक छोटी बहन है 8 साल की और एक माँ है घर में, उनका इकलौता सहारा था। ये मेरा मजदूरी करके अपनी बहन और अपनी माँ का पेट पालता था। तो ये घर से ये कह के गया था कि पुराना गेट लेने जा रहा हूँ लगाने के लिए, ये बोल के गया था गाड़ी से, चकरपुर जा रहा हूँ गेट लेने के लिए। वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, सुन नहीं पाया। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व में अब बाघों और हाथियों के साथ साथ हॉक डियर की भी गंभीरता से निगरानी और संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पार्क प्रशासन ने हॉक डियर की संख्या की गणना शुरू कर दी है, जो आज तक चलेगी। इस गणना से न सिर्फ हॉक डियर की वर्तमान संख्या का सही अनुमान लगाया जाएगा, बल्कि उनके संरक्षण को लेकर नई रणनीति भी तैयार की जा सकेगी। कार्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकुटी के मुताबिक बीते वर्षों में हॉक डियर की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है, जो बाघ जैसे शिकारी जानवरों के भोजन चक्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने बताया कि हॉक डियर जैव विविधता की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है जो शिकारियों और शाकाहारियों के बीच संतुलन बनाए रखती है। उनकी संख्या में गिरावट में ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। ये हॉक डियर की गणना अभी कार्बेट टाइगर रिजर्व में की जा रही है। इसके लिए सभी बीटों में टीमें बनाई गई हैं, एक प्रगत प्लस 2 सहायक में। तो अभी एक दिन 22 तारीख को हुआ है, 23 को भी होना है। 22 से 24 तारीख तक गणना की जानी है। 24 तारीख के बाद जो भी डेटा कंपाइल होगा, इसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के थ्रू इसको फिर रिलीज किया जाएगा बाद में। तो इससे पूर्व ये गणना जो है 2021 में की गई थी, तो इसमें नियर अबाउट 179 हॉक डियर्स टोटल पाए गए थे कार्बेट टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में आज आंशिक बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और अंधड़ के साथ तीव्र बौछारों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पहाड़ी जिलों में बारिश की फिर से संभावना जताई गई है। पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चंपावत के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं शेष जनपदों में गर्जन के साथ बूंदाबांदी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के पर्वतीय जिलों में मौसम बूंदाबांदी के चलते सुहावना बना हुआ है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ होने के चलते दिन में तेज धूप दिखाई दे रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। खबर ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां लोहिया हेड विद्युत गृह में आपदा पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन के द्वारा मॉक ड्रिल में 8 घायलों को रेस्क्यू किया गया। 8 में से 2 घायलों को एली सेवा द्वारा ऋषिकेश एम्स हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं साथ ही 6 लोगों को साधारण उपचार के पश्चात घर भेज दिया गया। बता दें कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आने वाली आपदाओं से सभी विभागों को एकजुट होकर निपटने के लिए की गई। साथ ही इस मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका के साथ साथ पुलिस बल मौजूद रहा। इसमें जो हमारे विभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, इन सभी विभागीय अधिकारियों का सहयोग लेते हुए जो इनकी आपदा प्रबंधन में जिम्मेदारियां हैं, इसके अनुसार काम लेते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपना अच्छा सहयोग दिया है, अच्छा काम किया है। और अभी हमने डीब्रीफिंग मीटिंग करी, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों के साथ पूरी कार्रवाई पर जब विमर्श किया गया, मंथन किया गया और कमियों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्या कमियां रही हैं, उसमें कैसे सुधार करते हुए
मॉक ड्रिल को और एक्चुअल पोजीशन में अगर कोई आती है तो उसमें निपटने में हम कैसे अपनी कमियों को दूर करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान के तहत चेकिंग के दौरान गुर्जर बस्ती तिराहा फेरूपुर के पास एक आरोपी मोहम्मद अतीफुद्दीन जिला बरेली के कब्जे से करीब 308 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। थाना पथरी में स्मैक के 300 ग्राम से ऊपर क्वांटिटी पकड़ी गई है और ये बड़ी अच्छी सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें जो आरोपी है वो बरेली से ही लेके इस पूरी खेप को लेके चला था और इसका नाम अतीफुद्दीन है। इसके ऊपर 2 पुराने अभियुक्त पंजीकृत हैं और इसमें जो दूसरा अभियुक्त है गुड्डू, उसकी तलाश पुलिस कर रही है और इसके द्वारा ये खेप किन जगह पे जानी थी, कहां पर इसे सप्लाई करनी थी, उनके बारे में भी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इसमें अन्य लोगों की अरेस्टिंग भी जल्द ही की जाएगी। तो कितने की कीमत की है? ये करीब 300 ग्राम जो स्मैक की कीमत अभी मानकों के अनुसार करीब 60 लाख के आसपास की कीमत की ये पड़ी है। एक बड़ी सफलता पुलिस को इसमें मिली है। विगत 18 मई को रुड़की के सुनहरा के रहने वाले एक रिक्शा चालक की लूट के बाद हत्या करने के मामले में गंगनहर कोतवाली में पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आशीष और विक्रांत नाम के लुटेरों ने ई रिक्शा चालक मुन्ना की रिक्शा की 2 बैटरियां और कुछ नकदी लूट ली थी। जब रिक्शा चालक ने लूट का विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने मुन्ना की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे। चोरी की गई थी, क्या मामला सर अभी तक जानकारी में आया? 18 तारीख को पुलिस गंगनहर थाना पुलिस के समक्ष एक वादी द्वारा मिठवा पुत्र निगमचंद द्वारा आगे बताया गया था कि 16 तारीख से उनका पुत्र मुन्ना जो ई रिक्शा लेके चला था वापसी नहीं आया है। पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उसको चेक किया जा रहा था। उसके परिजन भी इसमें पुलिस की हेल्प कर रहे थे। उसी दिन 18 तारीख को शाम को मृतक का ई रिक्शा और मृतक की जो डेड बॉडी है वो सालियर के पास में एक सड़क के किनारे मिली थी। पुलिस ने तत्काल सभी एंगलों की जांच करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ रुड़की के साथ मौके का मुआयना करते हुए 2 लोगों को नई बैटरी और एक मोबाइल फ़ोन के साथ पकड़ा था, जो मृतक की ही ई रिक्शा से निकाली हुई बैटरियां और उसी का मोबाइल फ़ोन है। ये दोनों व्यक्ति इनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें एक का नाम आशीष और दूसरे का नाम राहुल है और ये यही रुड़की के ही रहने वाले हैं, सलीमपुर के। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये हत्या किया जाना स्वीकार किया है। हरिद्वार के बहुचर्चित 4 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 मई की सुबह रूड़ीबेल वाला क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या की जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। आरोपी सूरज भान का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नीयत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।